हेलो एवरीवन। आज वाले लेक्चर में हम लोग फ्रेश वाटर फिशेज और ब्रैकिश वाटर फिशेज के बारे में कंप्लीट करेंगे। फ्रेश वाटर फिशेज के अंदर यहाँ पे कुछ फिशेज आएंगी। सबसे पहले तो आपको भाई ये पता है कि फ्रेश वाटर फिश वो फिशेज होंगी जो आपका जनरली सैलिनिटी क्या है 0.5 पीपीटी से कम में रहना पसंद करेंगी। या फ्रेश वाटर की अगर हम बात करें तो अगर सैलिनिटी 0.5 पीपीटी से कम है डैट इज फ्रेश वाटर फिशेज। उसके अलावा हम ब्रैकिश वाटर फिशेज भी पढ़ेंगे और वहाँ पे सैलिनिटी 0.5 से आपका 30 पार्ट्स पर थाउजेंड। टी इज नॉट ट्रिलियन, इट इज थाउजेंड्स। तो यहाँ पे 0.5 से 30 पीपीटी तक जो है वो ब्रैकिश वाटर फिशेज होंगी और इन दोनों के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो फ्रेश वाटर फिश में सबसे पहला एग्जांपल यहाँ पे आपके सामने आएगा, वो आएगा क्या, कैटफिश आएगा। उसके अलावा आएगा स्नैक हेड्स और थर्ड नंबर पे आएगा तिलापिया। तो ये तीन है जो हमें पढ़ना है किसमें, फ्रेश वाटर फिशेज के अंदर। ठीक है, तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे आपके फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भाई व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ द फिश स्पीसीज एच फोसिलिस हेट्रोन्यूटस फोसिलिस। तो भाई बोल रहा है कि भाई इसका कॉमन नाम क्या है। अब देखो यहाँ पे आपको कुछ क्या काफ़ी जगह पे आपको यहाँ पे साइंटिफिक नाम जो है वो याद करने पड़ेंगे, इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, यहाँ पे साइंटिफिक नाम जो है आपको याद करने पड़ेंगे, एग्जाम में आपके क्वेश्चन आ जाता है। जैसे एक बार ग्रास कार्प का साइंटिफिक नेम पूछा था, तो उसके अलावा हो सकता है वो आपसे पूछ ले कि भाई वॉकिंग कैटफिश का साइंटिफिक नेम बता दो। ठीक है, स्टिंगिंग कैटफिश का साइंटिफिक नेम बता दो। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है आ जाते हैं। तो यहाँ पे किसका पूछा हुआ है, एच फॉसिलिस पूछा हुआ है कि भाई इसका कॉमन नेम बता दो। ठीक है, पहली चीज़ तो इसको हम स्टिंगिंग कैटफिश भी कहते हैं, स्टिंगिंग कैटफिश, स्टिंगिंग कैटफिश भी कहते हैं इसको। कैटफिश की सबसे खास बात, पहली चीज़ तो ये फ्रेश वाटर में रहती है। ठीक है, पर इसकी एक बहुत वाइड रेंज को ये मतलब कई सारी चीज़ों को ये टॉलरेट कर सकती है। आपको ये केव्स में भी देखने को मिलेगी, थोड़ा थोड़ा ब्रैकिश वाटर को भी ये टॉलरेट कर लेती है। ठीक है, तो एक वाइड अडेप्टेबिलिटी है इसकी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इसका जो हेड होगा, ये एक वर्ड लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, नेगेटिवली बायोन्ट। मतलब समझो क्या लिखा हुआ है, बायोन्ट। अब आप कहोगे सर ये क्या हुआ। ठीक है, बायोन्ट मतलब क्या हुआ कि भाई इसका जो हेड है वो काफ़ी भारी होता है। कैटफिश का जो हेड है, सर है, वो काफ़ी भारी होता है और भारी होने की वजह से ये बॉटम नीचे की तरफ रहेगी और नीचे की तरफ ही फीड करती है। तो नेगेटिवली बायोन्ट मतलब ये नीचे डूबी रहेंगी और नीचे ही ये क्या करेंगी, बॉटम फीडर है जो नीचे की तरफ जो है फीड करेंगी, नीचे की तरफ खाएंगी। ठीक है, तो ये क्या हुई बात, कैटफिश के बारे में ये बात हुई। अब पूछे कि भाई ये एच फॉसिलिस किसका नाम है, तो ये नाम होता है सिंगी का। ठीक है, दिस इज नेम ऑफ सिंगी। तो सी ऑप्शन जो है यहाँ पे वो करेक्ट होगा। ठीक है, कैटफिश में देखो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बात लिखी। एक इंपॉर्टेंट बात और बता रहा हूँ मैं आपको कैटफिश के अंदर। कैटफिश में दो इंपॉर्टेंट स्पीसीज है, एक है मागुर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और दूसरी सिंगी सिंगी या स्टिंगिंग कैटफिश। और इन दोनों की खास बात क्या है, दे कैन ब्रीथ एयर, ये एयर ब्रीथ कर सकती है। फिश जनरली वाटर से ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट कंप्लीट करती है, पर मागुर पूछता है या सिंगी पूछता है तो ये क्या करती हैं, डायरेक्ट एयर से ऑक्सीजन ले सकती हैं। इसलिए थोड़ा कम अगर ऑक्सीजन होगा उसमें भी सर्वाइव कर जाती है, इसलिए इनकी मार्केट वैल्यू क्या होती है, इससे बढ़ जाती है कि जल्दी ये ख़राब नहीं होगी। इसको थोड़े बहुत पानी में भी आप काफ़ी टाइम तक रख सकते हो। उसके अलावा जाइंट रिवर कैटफिश है आपके यहाँ पे। ठीक है, और ये वाली भी बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको हम फ्रेश वाटर शार्क कहते हैं, कौन सी, वालागाटू। और स्पेशली ये वाली कैटफिश आपको स्वैम्प कंडीशन में देखने को मिलती है। ठीक है, स्वयं भाई ऐसी जगह है, हमने पहले देखा, जहाँ पे क्या है, जहाँ पे हर कोई फिश नहीं रह सकती है। क्यों, क्योंकि भाई यहाँ पे डिग्रेडेड इकोसिस्टम है और टॉक्सिक गैसेस वगैरह भी हैं। ठीक है, और पानी भी कई बार कम होता है। पर यहाँ पे जो वालागाटू है, स्पेशली फ्रेश वाटर शार्क क्या वालागाटू, ये आपको यहाँ स्वयं कंडीशन में देखने को मिल जाती है क्योंकि अच्छी खासी चीज़ें ये टॉलरेट कर सकती है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। उसके अलावा यहाँ पे आपकी एक पबडा कैटफिश है और स्ट्राइप्ड कैटफिश भी है जो कि एक्जॉटिक है। देखो साइंटिफिक नाम है जो आपको याद करने हैं, स्पेशली मागुर, सिंगी और फ्रेश वाटर शार्क वालागाटू, ये तीनों जो हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। और ये भी याद रखना है कि ये दोनों क्या होती हैं, मागुर एंड सिंगी, दीज आर एयर ब्रीथिंग कैटफिश। दिस इज क्लेरिस मागुर, ठीक है, वॉकिंग कैटफिश, एंड दिस इज वालागाटू फ्रेश वाटर शार्क या फिर वालागाटू। भाई बहुत बड़ा साइज हो जाता है और प्रीडेशन स्टार्ट करती है, बड़ी ये छोटी बड़ी फिशेज पे क्या करती है, फीड करना स्टार्ट करती है, दैट वाई इट इज फ्रेश वाटर शार्क। ठीक है भाई, ये था कैटफिश। कैटफिश के अलावा देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, कैटफिश के अलावा यहाँ पे आ रहा है व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ स्ट्राइप्ड मुर्रल, जिसको हम स्नैक हेड भी कहते हैं। आपसे स्ट्राइप्ड मुर्रल या स्ट्राइप्ड स्नैक हेड का जो है साइंटिफिक नाम यहाँ पे पूछा है। पिछले वाले में हमने कॉमन नाम देखा, अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, अब साइंटिफिक नाम पूछा है। तो भाई व्हाट इज स्नैक हेड्स, भाई एक फिश होती है लंबी सी, अगली स्लाइड में इमेज देखेंगे। ठीक है, थोड़ा स्नैक जैसी ही दिखती है, इसका नाम भी स्नैक हेड है। इसकी सबसे खास बात कि ये भी एयर ब्रीदिंग है। इसकी एक खास बात है कि दिस इज ऑल्सो एयर ब्रीदिंग,
एयर से ऑक्सीजन ले रही हैं। उसके अलावा ये अगर वाटर कम होगा तो ये माइग्रेटरी मूवमेंट शो करती है। ये 400 मूवमेंट तक माइग्रेट कर सकती है लैंड के ऊपर, माइग्रेट कर सकती है कहाँ, लैंड के ऊपर। फिश माइग्रेशन तो बहुत शो करती है पर पानी में शो करती है, ठीक है। बट ये ऐसी खास बात है कि मान लो ये एक जगह एक रिवर में रह रही थी, अब ये रिवर सूख गई, तो बिना रिवर के ये एटलीस्ट 4 डेज तक सर्वाइव कर सकती है। बिना वाटर के, विदाउट वाटर ये फिश पानी के बाहर 4 दिन तक सर्वाइव कर सकती है। बस इसकी बॉडी थोड़ी सी वेट होनी चाहिए, गीली होनी चाहिए, ठीक है, स्किन इसकी, ठीक है। उसके अलावा अगर मान लो इसकी रिवर सूख गई है तो अब ये क्या करेगी, ये अपनी रिवर से पानी ढूंढते ढूंढते लगभग 400 मीटर तक रिगल करके, मतलब रेंगते हुए मूव कर सकती है, इतना चल सकती है ये, ठीक है। तो इसकी एक खास बात है कि एक तो एयर ब्रीथ कर सकती है, बिना वाटर के 4 दिन तक भी ये सर्वाइव कर सकती है, और 400 मीटर तक ये लैंड पे भी जो है मूव कर सकती है वाटर या पानी ढूंढने की तलाश में, ठीक है। सो दिस इज, आप इसको मुरल्स कह सकते हो या स्नैक हेड कह सकते हो। तो यहाँ पे जो आपका चन्ना स्ट्राइटा है, दिस इज योर स्ट्राइप्ड, दिस इज योर स्ट्राइप्ड मुरल, ठीक है। ये रही आपकी क्या, स्नैक हेड यहाँ पे। तो स्ट्राइप्ड मुरल या स्नैक हेड की बात करें यहाँ पे, तो दिस इज चन्ना स्ट्राइटा, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट वाला है जो आपको ध्यान में रखना है। उसके अलावा स्पॉटेड म्यूरल भी होते हैं, फ्लावर म्यूरल भी होते हैं, और ड्वार्फ म्यूरल या स्नैक हेड्स भी होते हैं। तो दिस इज स्नैक हेड, बात बता दी भाई, एयर ब्रीथिंग है। उसके अलावा ये लैंड में रिगल कर सकती है, रेंग सकती है, मूव कर सकती है, 400 मीटर या आधे किलोमीटर तक ये वाटर ढूंढते ढूंढते लैंड में भी मूव कर सकती है, डैट इज स्नैक हेड्स, ठीक है। तो थोड़े से नाम जो है यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि भाई फ्लावर म्यूरल क्या है, बुलसाई म्यूरल क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट तो पहले वाला है, हर जगह सबसे इंपॉर्टेंट पहला वाला ही रहेगा, बट इसके अलावा भी आपको पता होने चाहिए, ठीक। चलो बताओ भाई ये कौन सी फिश है। विच फिश स्पीसीज इज कॉमनली रिफर टू एज एक्वेटिक चिकन। बताओ भाई एक्वेटिक चिकन इसमें से हम किस फिश को कहते हैं। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिश ऑफ, इंपॉर्टेंट फिश ऑफ, ठीक है। इसका ये भी ध्यान रखना है कि ये 21st सेंचुरी की मोस्ट इंपॉर्टेंट फिश है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फिश। अब भैया आपको कैटफिश जैसा तो दिख नहीं रहा, कैटफिश तो अभी हमने देखी ब्लैक कलर की बड़ी सी है ना। कैटफिश क्यों बोला उसको, क्योंकि उसके पास कुछ इस तरीके से विस्कर्स हैं, जैसे कैट में विस्कर्स होते हैं उसके, वैसे ही यहाँ पे कैटफिश में भी कुछ विस्कर्स होते हैं, इसलिए नाम भी उसका क्या पड़ा है, कैटफिश पड़ा हुआ था। अब ये कौन सी फिश है भाई, अब ये कैटफिश तो नहीं दिख रही होगी आपको, ये कैटफिश तो नहीं दिख रही होगी, तो ये कौन सी है भाई बताओ, क्या कहा है। एक्वेटिक चिकन भाई किसको कहते हैं, एक्वेटिक चिकन हम रोहू को कहेंगे, तिलापिया को कहेंगे, स्नैक हेड्स को कहेंगे, या वालागट्टू को कहेंगे, ठीक है। तो एक और चीज़ हमने बोली 21st सेंचुरी की मोस्ट इंपॉर्टेंट फिश भी होती है ये। अब भाई इसको एक्वेटिक चिकन इसलिए बोल दिया कि भाई जैसे चिकन है, प्रोटीन का इतना अच्छा सोर्स है, सस्ता होता है और इजीली आपका मिल भी जाता है, तो ये इसकी भी ये कुछ खास बातें हैं, इसलिए इसको एक्वेटिक चिकन भी कह दिया। तो याद रखना भाई तिलापिया, ठीक है, व्हाट इट इज, तिलापिया, दिस इज बी ऑप्शन अगर पता था तो इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट कि एक्वेटिक चिकन जो है हम लोग तिलापिया को कहते हैं, ठीक है। पर तिलापिया की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, तो याद रखना भाई तिलापिया इज ऑल्सो फ्रेश वाटर फिश। तो मैंने आपको 3 फिश बता दी, एक कैटफिश बताइए, एक हमने बात करी स्नैक हेड्स या म्यूरल्स की, स्नैक हेड्स, ठीक है, स्नैक हेड्स, और आपका तीसरा क्या हो गया तिलापिया। ये तीनों क्या है, फ्रेश वाटर फिश है। इसके अलावा कार्प्स भी फ्रेश वाटर फिश है, ठीक है। आपका यहाँ पे चन्ना है, चित्तल है, ठीक है, आपका चन्ना तो स्नैक हेड ही हो गया, चित्तल वगैरह है, तो ये सब भी क्या है, फ्रेश वाटर फिशेज जी है। अब क्या पूछ रहा है, विच स्पीसीज ऑफ तिलापिया वाज फर्स्ट टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। इंडिया के अंदर तिलापिया की कौन सी स्पीसीज को सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराया गया। भाई तिलापिया में आपको बस 4 तिलापिया के बारे में पता होना चाहिए। एक नाइल तिलापिया है, सबसे पहले जो तिलापिया का कल्टीवेशन वगैरह स्टार्ट हुआ वो बहुत पहले कभी इजिप्ट वगैरह में किया गया, ठीक है। तो उधर आपकी एक रिवर भी देखने को मिलती है, कौन सी, नाइल रिवर। तो इस तिलापिया का नाम क्या है, नाइल तिलापिया है। उसके अलावा एक गिफ्ट तिलापिया इंपॉर्टेंट है, रेड तिलापिया ये भी इंपॉर्टेंट है ना, और लास्ट में क्या बचा, मोजेम्बिक तिलापिया, ठीक है। तो ये 4 हैं, ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दोनों तिलापिया नेचुरल नहीं है, मतलब ये खुद से ऐसा नहीं था कि रिवर में मिले और उठा के ले आए, इनको सिलेक्टिव ब्रीडिंग के थ्रू बनाया गया। मतलब हमने 2 तिलापिया को उठाया, हमने कहा कि भाई ये तिलापिया जो है बड़े अच्छे लग रहे हैं, इनके कैरेक्टर बड़े अच्छे हैं, तो उनको आपस में ब्रीड करा के जो ऑफस्प्रिंग बना, ठीक है, बार बार मतलब ये प्रोसेस कराया गया, ब्रीडिंग वाला प्रोसेस, और वहाँ पे हमने 2 तिलापियास को डेवलप किया है। उनमें से एक आती है गिफ्ट तिलापिया, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, और दूसरी आती है क्या, रेड तिलापिया। यहाँ पे गिफ्ट आपको जब लिखा हुआ मिलेगा ना तो ऐसा मिलेगा GIFT, गिफ्ट तिलापिया, ठीक है। तो दैट इज गिफ्ट तिलापिया, ठीक। पर अगर आपसे पूछा सकता है कि भाई इंडिया के अंदर पहली तिलापिया कौन सी इंट्रोड्यूस करी गई थी, तो वो करी गई थी मोजेम्बिक तिलापिया, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है भाई, मोजेम्बिक तिलापिया जो है इंडिया के अंदर सबसे पहले इंट्रोड्यूस करी गई थी।
तो ये रही भाई तिलापिया, दिस इज ऑल तिलापिया। तो ये रहे भाई यहाँ पे इनके साइंटिफिक नेम। तो नाइल वाली नाम आसान है, नाइल में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। नाइल तिलापिया क्या है भाई, ओरियोक्रोमिस निलोटिकस। ठीक है, इन दोनों के नाम आपको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई गिफ्ट स्ट्रेन है और रेड तिलापिया है। ठीक है, इन दोनों को हमने क्या बोला, ये आपके क्या है, ब्रीडिंग से बनाए गए हैं। गिफ्ट की फुल फॉर्म क्या है, जेनेटिकली इंप्रूव्ड फार्म्ड तिलापिया की, जेनेटिकली इसको इंप्रूव किया गया ब्रीडिंग के थ्रू। तो गिफ्ट और रेड तिलापिया दोनों याद रखोगे कि ब्रीडिंग के थ्रू बनाया गया था। ठीक है, तो ये जो सबसे ऊपर दिख रहा है दिस इज नाइल तिलापिया। ओरियोक्रोमिस बस याद कर लो, बाकी आसान है। ओरियोक्रोमिस नाइल वाली नीलोटिका से। गिफ्ट और रेड तिलापिया में आपको बस ये याद करना है कि भाई ब्रीडिंग से बनाई गई थी। मोजेम्बिक तिलापिया में तो नाम में ही आ जाएगा ओरियोक्रोमिस मोजेम्बिकस। ठीक है, सो दिस इज गिफ्ट तिलापिया, दिस इज मोजेम्बिकस, और ये आ गई क्या, रेड तिलापिया कि इन्होंने ब्रीडिंग कराया और यहाँ पे जो फिश में पिगमेंटेशन है या जो फिश का कलर है वो थोड़ा सा रेड आ गया, तो इसलिए इसका नाम भी क्या पड़ गया, रेड तिलापिया पड़ गया। ठीक है, तो नाम आपको याद रखने। और इंडिया में सबसे पहले कौन सा इंट्रोड्यूस कराया गया, फर्स्ट या फिर इसको ही इंडिया में सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराया गया था, मोजेम्बिक तिलापिया को। ठीक है भाई, तो ये आपको यहाँ पे यहाँ पे जो भी 3-4 तिलापिया थे इनके बारे में पता होना चाहिए था। अब देखो, ब्रैकिश वाटर फिश में ट्रांजिशन करने से पहले हम लोग देख लेते हैं भाई व्हाट इज कोल्ड वाटर फिशेज, है ना। कुछ क्या होते हैं, कोल्ड वाटर फिश भी होते हैं। ये भी आपकी फ्रेश वाटर फिश में ही है, पर इनको ठंडी जगह पसंद है। क्या पसंद है, ठंडी जगह पसंद है ना। हिमाचल रीजन वाले पसंद है भाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट फिश है। क्यों इंपॉर्टेंट है, आप देखोगे जितने भी हिमालयन रीजन से, अगर हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, हम बात करते हैं उत्तराखंड की बात करते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं। ये सारे जितने भी हिमालय वाले रीजन है उन सब की ये स्टेट फिश है, उन सब की ये क्या है, स्टेट फिश है। ठीक है, और हिमालय रीजन में अगर ये फिश दिख रही है तो ऑब्वियस सी बात है दिस इज अ कोल्ड वाटर फिश, जो ठंडी जगह में रहना पसंद करती है। तो बताओ भाई गोल्डन महसीर का नाम क्या है, सीजोथोरिक रिचर्डसोनी, तोर पुतितोरा, तोर या वारागाट्टू। वारागाट्टू तो हमने देखा भाई फ्रेश वाटर शार्क यानी कैट फिश है। ठीक है, ये भी आपकी एक कोल्ड फिश है जो आती है स्नो ट्राउट, सीजोथोरिक स्नो ट्राउट, दिस इज ऑल्सो कोल्ड फिश। ठीक है, तोर पुतितोरा, अगर आपने इसको ही बोला कि दिस इज गोल्डन महसीर देन इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, तोर पुतितोरा इज आपकी क्या है यहाँ पे, दिस इज गोल्डन महसीर। ठीक है, तो बी ऑप्शन जो है यहाँ पे एकदम सही जाएगा। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके अलावा देखो 2 टर्म देखने को मिलेंगे। एक तो आपको ये फैमिली भी याद रखनी है। ठीक है, फैमिली कौन सी है, सैल्मोनिडाई, फैमिली इज सैल्मोनिडाई। मैं आपको 3 एग्जाम्पल बता रहा हूँ। एक एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं ट्राउट्स का, स्नो ट्राउट, दूसरा आ जाएगा गोल्डन महसीर, दूसरा आ जाएगा महसीर, ट्राउट हो गई, महसीर हो गई, और तीसरा है सालमन। तीनों आपको इंपॉर्टेंट है, जो याद रखना है कि भाई तीनों की तीनों कोल्ड वाटर फिशेज में आती है। ठीक है, उसके अलावा देखो आपको 2 टर्म दिख रहे हैं कि यूरी थर्मल दिख रहा है और एक स्टीनोथर्मल दिख रहा है। यूरी मतलब जब कभी भी एक वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी को टॉलरेट किया जा सकता है, सॉरी थर्मल है ना, एक वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, यूरी मतलब एक वाइड रेंज, थर्मल मतलब टेम्परेचर। अगर वाइड रेंज को टेम्परेचर को फिश टॉलरेट कर सकते हैं कि भाई ठंडी जगह भी रह रही है पर थोड़ी बहुत अगर वाटर गर्म हो जाए तो वहाँ भी आपको देखने को मिलेगी, तो उसको हम बोलेंगे यूरी थर्मल। पर अगर स्टीनोथर्मल है, पानी का टेम्परेचर चेंज होते ही फिश का काम खत्म है, तो डैट इज स्टीनोथर्मल। ठीक है, कि टेम्परेचर का टॉलरेंस जो है थोड़ा सा कम है। उसके बाद आपको ये थोड़े से भाई नाम यहाँ पे ध्यान करने होंगे। एक तो गोल्डन महसीर हो गया आपका, तोर पुतितोरा, तोर महसीर इस तोर। ठीक है, इसी तरह से डेक्कन एंड चॉकलेट महसीर भी होती हैं, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखें। ट्राउट्स की बात करें तो ट्राउट्स में आपका कॉमन स्नो ट्राउट है, आपका सीजोथोरिक रिचर्डसोनी जो हमने देखा था। उसके अलावा रेनबो ट्राउट, ब्राउन ट्राउट, ब्रुक ट्राउट, ये सारे भी होते हैं। इसके अलावा ये कोल्ड फिशेज में तो है ही है, और इसके अलावा इनका स्पोर्ट फिशेज में भी यूज किया जाता है। ये मैसी ट्राउट को इंडिया में स्पेशली स्पोर्ट फिशेज के रिगार्डिंग स्टार्टिंग में ब्रिटिश वगैरह यूज करते थे। ठीक है, तो ये आपका स्पोर्ट फिशेज के अंदर भी आ जाते हैं मैसी और ट्राउट। और फिर एक और फिश मैंने आपको बताई कौन सी, सालमन, वो भी क्या है, कोल्ड वाटर फिशेज है, पर सालमन आपको थोड़ा सा अमेरिका साइड में देखने को मिलती है। ठीक है, तो वो आपका क्या था, कोल्ड वाटर फिशेज था। फैमिली वगैरह भी वहाँ पे याद रख लेना। अब कह रहे भाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन यूरी हेलाइन फिश, है ना। अब हम बात करेंगे ब्रैकिश वाटर फिशेस की। किसकी बात करेंगे, ब्रैकिश वाटर की। ब्रैकिश वाटर, अभी तक हमने जितनी देख रहे थे सारी की सारी फ्रेश वाटर फिश थी। भले हम बात करें कैट फिश, हम बात करें स्नैक हेड्स, स्नैक हेड्स के बाद हमने बात करी थी, किसकी करी थी, हाँ तिलापिया। ठीक है, 3 फिश हो गई। उसके अलावा हमने महसीर और ट्राउट भी देखी, वो सारी की सारी यहाँ पे क्या है, फ्रेश वाटर फिशेज हैं। अब कह रहे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन यूरी हेलाइन फिश। ठीक है, कह रहा है यूरी हेलाइन फिश। देखो सालमन जो है ना वो फ्रेश वाटर फिश नहीं है, वो ओशन में रहती है, पर ब्रीडिंग करने के लिए वो फ्रेश वाटर में आ जाती है। ठीक है, सालमन। ठीक है, चलो अब हम लोग वो छोड़ो, आपका फ्रेश वाटर वाला पोर्शन जो मेन फिशेज थी वो हमने देखी।
अब हम बात करेंगे भाई ब्रैकिश वाटर फिशेज के बारे में। ब्रैकिश वाटर फिशेज, अभी भाई आपको ब्रैकिश वाटर तो पता है कि एकदम फ्रेश वाटर भी नहीं है पर एकदम सेलाइन वाटर भी नहीं है, इन दोनों का थोड़ा बीच का मिक्सचर है जिसको हम ब्रैकिश वाटर कहते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ कई सारी ऐसी फिशेज होंगी जो ब्रैकिश वाटर में रहती हैं, इसलिए वो यूरी हेलाइन भी है, मतलब एक वाइड रेंज ऑफ सेलिनिटी को वो टॉलरेट जो है कर लेती है, क्योंकि भाई ब्रैकिश वाटर मतलब सेलिनिटी एक आपकी क्या है, एक लंबी रेंज में है, 0.5 से लेके 30 पीपीटी वेरी करती रहती है। अगर आप थोड़ा रिवर की तरफ चले गए तो सैलिनिटी आपका यहाँ पे आपका 1 पीपीटी 2 पीपीटी कम भी हो सकता है। अगर आप ओशियन की तरफ चले गए तो यहाँ पे सैलिनिटी बढ़ भी सकती है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है फ्लक्चुएशन होता है सैलिनिटी में ब्रैकिश वाटर के केस में। तो इसलिए जो कई सारी फिशेज जो यहाँ देखने को मिलती हैं वो जनरली यूरी हेलाइन होती है, जो एक वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी को टॉलरेट कर सकती है। ठीक है, ऐसे ही एक वर्ड आएगा स्टीनो हेलाइन, भाई इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में पूछा है व्हाट इज यूरी हेलाइन। स्टीनो मतलब जो नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी को ही टॉलरेट कर सकते, थोड़ी सी भी सैलिनिटी में अगर चेंज आ गया तो उसका काम खत्म है। ठीक है, अगर एकदम फ्रेश वाटर वाली है तो वो फ्रेश वाटर में ही रहेगी, ब्रैकिश वाटर में भी उनकी डेथ हो जाएगी। अगर मेरीन वाटर वाली तो मेरीन वाटर में ही रहेगी, अगर सैलिनिटी और थोड़ी कम हो गई तो उनकी डेथ हो जाएगी। तो आपकी क्या होगी, स्टीनो हेलाइन होगी, स्पेशली जैसे मेरीन फिशेज है जो एकदम ओशियन में रहना ही पसंद करती हैं। अच्छा भाई यूरी हेलाइन बताओ भाई, सी बास, मिल्क फिश, कैटफिश या बोथ ए एंड बी। ठीक है, अब देखो भाई कैटफिश तो मैंने आपको बता ही दिया कि कैटफिश क्या है, इट इज़ अ फ्रेश वाटर फिश है, थोड़ा बहुत वैसे टॉलरेट कर लेती है सैलिनिटी भी, बट आपका फिर भी यूरी हेलाइन नहीं है, फ्रेश वाटर फिश ही है। ठीक है, अब सी बास की बात करें या मिल्क फिश की बात करें, दोनों की दोनों जो है हम लोग ब्रैकिश वाटर फिश के अंदर ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये दोनों की दोनों जो है यूरी हेलाइन फिश के अंदर ही आती हैं। अभी आगे हम इनके बारे में थोड़ा थोड़ा देखेंगे तो और चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। तो यहाँ जो आपका आंसर जाएगा वो डी ऑप्शन जाएगा, सी बेस एज वेल एज मिल्क फिश। ठीक है, तो ये यहाँ पे ब्रैकिश वाटर फिशेज मेंशन करी हुई हैं, सी बेस है, मिल्क फिश है, पर्ल स्पॉट है और श्रिम्प्स और उसके अलावा क्रैब्स हैं, लॉबस्टर्स हैं, ये सब आपका जो है ब्रैकिश वाटर फिश के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स याद रखना इंपॉर्टेंट है कि भाई ब्रैकिश वाटर फिश में कौन कौन सी फिशेज आती हैं, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, चलो भाई आगे हम इसके ऊपर करेंगे विच फिश इज नोन टू एग्जिबिट प्रोटो एंड्रेस हर्माफ्रोडिटिज्म। ठीक है, अब ये यहाँ पे ब्रैकिश वाटर फिश की ही बात हो रही है। ठीक, तो भाई ब्रैकिश वाटर फिश मैंने बोल दिया कि हम ब्रैकिश वाटर फिश की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब कार्प्स तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज कार्प्स क्या है, फ्रेश वाटर फिश है। ठीक, और कार्प्स की तो हमने भाई थोड़ा डिटेल में पढ़ा है, हमने कहा कि भाई कार्प्स में मेल और फीमेल एकदम अलग अलग होते हैं। यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ कह रहे हैं प्रोटो एंड्रेस हर्माफ्रोडिटिज्म। ठीक है, हर्माफ्रोडाइट होता है, हर्माफ्रोडिटिज्म। ठीक है, कहने का मतलब है कि भाई फिश जब पैदा हुई थी, बर्थ हुई थी उसकी, उस टाइम पे वो मेल थी और धीरे धीरे मैच्योर होते होते ये फीमेल में कन्वर्ट हो जाएगी। मैच्योर होते होते ये फिश फीमेल में कन्वर्ट हो जाती है, इसको हमने बोला क्या, प्रोटो एंड्रेस। इस वजह से इसका सीड प्रोडक्शन भी या फिर इसका अगर हमें एग या लार्वे का प्रोडक्शन करना है तो थोड़ा मुश्किल होता है कि भाई फिश पहले फीमेल थी फिर वो मेल में चेंज हो गई, है ना। हालांकि अब थोड़े बहुत इंजेक्शन वगैरह आने लग गए हैं जिससे क्या करते हैं कि फिश में इंजेक्शन लगाएंगे तो मेल में कन्वर्ट ही नहीं होगी। ठीक है, तो यही चीज़ें भी करी जाने लगी हैं। ठीक है, उसके अलावा भाई कार्प्स नहीं होगा तो कैटफिश भी नहीं होगा, ये भी तो फ्रेश वाटर फिश होगी। तो या तो अब सी बेस होगा या तो मिल्क फिश होगा, जो हमने अभी बोला कि भाई यूरी हेलाइन फिशेज है। ठीक है, तो याद रखना दिस इज सी बेस। इसकी खास बात क्या है, पहली ब्रैकिश वाटर फिश हम कौन सी पढ़े हैं, इट इज सी बेस। इसकी खास बात क्या है कि ये जो है हर्माफ्रोडाइट कंडीशन शो करती है, पहले मेल होती है और फ्यूचर में जाके ये फीमेल में धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाती है। तो सी बेस का नाम याद रखना है, लेट्स आपका लेट्स क्लेसरीफर। ठीक है, ये नाम याद रखना है। उसके अलावा इसको जाइंट पर्च भी बोलते हैं ना, इंपॉर्टेंट है भाई ये नाम, जाइंट पर्च भी इसको कहा जाता है और इसका नाम बारामुंडी भी है, इसको ऑस्ट्रेलिया में स्पेशली बारामुंडी नाम से जाना जाता है। ठीक है, ग्रोथ वगैरह इसकी क्या है, अच्छी है, इसकी भी अच्छी और मिल्क फिश दोनों की क्या है, अच्छी ग्रोथ रेट जो होती है ना, 6 से 8 महीने के अंदर ये ½ kg का रेडी हो जाता है। फिर प्रोटो एंड्रेस हर्माफ्रोडाइट वाली कंडीशन भी यहाँ देखने को मिलेगी कि भाई मेल जो है वो फीमेल में क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, दिस इज सी बेस। सी बेस के बाद अब बात करते हैं भाई मिल्क फिश की। तो मिल्क फिश किस में फीड करेगी, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इसकी फीडिंग के रिगार्डिंग जो है थोड़ी सी चीज़ें जो है डिफरेंट है। मिल्क फिश इज चैनोस चैनोस, ये मिल्क फिश का साइंटिफिक नेम होता है चैनोस चैनोस। अभी हम देखेंगे आगे चल के भी देखेंगे, चिंता मत करो। ठीक है, मिल्क फिश में क्या है, चैनोस चैनोस है। ठीक है, मिल्क फिश भी भाई बहुत इंपॉर्टेंट फिश होती है। अगर ये फीड किसके ऊपर करती है, प्लैंकटॉन्स पे फीड करेगी या जू प्लैंकटॉन्स पे फीड करेगी, बॉटम नीचे की तरफ कोई एल्गी होगी उस पर फीड करेगी, या फिश की लार्वी पे फीड करेगी। देखो इसमें फीड के रिगार्डिंग इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों बन जाता है, ये इसलिए बन जाता है क्योंकि यहाँ पे आपको एक अलग टर्म देखने को मिलेगा इसकी फीड में, जिसको हम बोलते हैं लैब। जब इसका कल्चर कराया जाता है तो लैब को स्पेशली हम लोग क्या करते हैं, ग्रो कराते हैं। अब नाउ व्हाट इज लैब, ये क्या, ये एल्गी का एक कॉम्प्लेक्स है। मतलब आप मान लो कि यहाँ पे बैक्टीरिया भी होंगे, ठीक है, एल्गी भी होगा
उसके अलावा आप यहाँ फंजाई भी होगा, और भी कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो लैब क्या है, ये कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक साथ ग्रो करते हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स सा बना देते हैं जिसको लैब कहा जाता है, और इसी पे फीड करते हैं कौन, मिल्क फिश। तो हम लोग पॉन्ड में अच्छा खासा फर्टिलाइजर वगैरह डालते हैं ताकि एल्गी और उसके साथ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ हो जाए, जिसपे मिल्क फिश जो है फीड करेगी। तो लैब इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मिल्क फिश। तो ये याद रखना है टीचर, बॉटम एल्गी है ना, सी ऑप्शन अगर पता था तो वेल एंड गुड, ठीक है, सी ऑप्शन नहीं पता था तो फिर दिक्कत की बात है। ठीक है, तो मिल्क फिश के रिगार्डिंग आपको मेन चीज़ ये याद रखनी। तो यहाँ पे थोड़ी सी बातें थी तो मैंने इसलिए थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया कि मिल्क फिश क्या आपकी चेनोज इज मिल्क फिश, फीड किस में करेगी, लैब में फीड करेगी। लैब इज बट एल्गी के साथ और कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे एसोसिएटेड हैं। फास्ट ग्रोथ है इसकी भी, 3 से 4 महीने के अंदर ये आपका मार्केटिंग के लिए रेडी हो जाएगी। हालांकि 200-300 ग्राम की हो रही है, बट आप मार्केटिंग इसको सेल कर सकते हो। ठीक है, दैट इज मिल्क फिश। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 2 फिशेस के बारे में देखा, एक था आपका क्या, सी बेस, एक था आपका मिल्क फिश। ये 2 चीजें हो गई, मिल्क फिश चैनल। अब है बात सेल फिश की। भाई वो फिश है जिनके पास क्या प्रेजेंट है, सेल प्रेजेंट है। ठीक है, जिनके पास क्या है, सेल प्रेजेंट होगा, है ना। थोड़े बहुत इंसेक्ट जैसे ही होती है सेल फिशेज भी, इसी में आते हैं आपके प्रॉन्स एंड श्रिम्प्स। ठीक है, चलो, है ना, एक सेकेंड, चलो आप देखो जरा इसको। आप देखो भाई, पहली चीज तो सेलफिश क्या होता है। तो सेलफिश में भाई देखो, पहले तो ये ध्यान में रख लेना, इट इज एक्वेटिक इनवर्टिब्रेट जिनके पास एक एक्जोस्केलेटन या फिर एक सेल देखने को मिलता है। सेगमेंटेड बॉडी। क्रस्टेशियन की बात करें तो भाई क्रस्टेशियन को हम कहते हैं क्या, इंसेक्ट ऑफ द ओशन। इंसेक्ट कहते हैं इनको हम समुद्र का, क्योंकि इंसेक्ट जैसे ही हैं, इनमें मोल्टिंग वगैरह भी होती है इंसेक्ट जैसे। ठीक है, और ये आपका आर्थ्रोपोडा के अंदर ही आता है। ठीक ठीक है, तो भाई एग्जाम्पल याद कर लेना आपके यहाँ पे किसके, क्रस्टेशियन के, क्रैब्स आएंगे, श्रिम्प्स वगैरह आएंगे, लॉबस्टर्स हैं, क्रैफिश हैं, ये सब आपका जो है किसमें आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा क्रस्टेशियन में अंदर, जिसको हम इंसेक्ट ऑफ द ओशन भी कहते हैं। उसके अलावा सेकंड नंबर पे जो सेलफिश है उसका नाम है क्या, मोलस्कस। मोलस्कस में देखो 3 टाइप हैं। मोलस्कस में जो सबसे पहला वाला है उसको हम कहेंगे बाइवेल्व्स। ठीक है, बाइवेल्व्स क्या हुआ भाई, इसका जो सेल होगा, जैसे इसको देख रहे हो आप, इसका जो सेल होगा वो 2 सेल होंगे, एक ऊपर से इस तरीके से सेल होगा, एक सेल आपका इसका एक और होगा, मतलब 2 सेल होंगे जो एक पॉइंट पे जुड़े हुए होंगे। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे क्या कि ये बाइवेल्व से। ठीक है, तो ये बाइवेल्व सेल्स हो गए। इसके अंदर इनकी सॉफ्ट सी बॉडी जो है वो प्रेजेंट होती है इन सेल के अंदर। ठीक है, तो बाइवेल्व्स में जैसे क्लैम्स, ऑयस्टर्स वगैरह, मजल्स वगैरह, स्कैलोप्स वगैरह हैं, ये सब क्या है, दीज आर बाइवेल्व्स। ऐसे कुछ यूनिवेल्व्स होंगे। यूनिवेल्व्स मतलब जैसे स्नेल है, तो भाई स्नेल में क्या होगा, स्नेल इस तरीके से ऊपर से एक सेल है, तो स्नेल में एक सिंगल सेल प्रेजेंट है, तो उनको हमने यूनिवेल्व्स कह दिया। फिर एक आते हैं सिपेलोपोड्स। अब भाई सिपेलोपोड्स की बड़ी खास बात है, अब इनका जो सेल है या जो इनका स्केलेटन है, ठीक है, वो क्या होता है, वो इनका जो सेल है वो बाहर नहीं होगा, वो अंदर की तरफ होता है। जैसे कि ऑक्टोपस की बात करते हैं, स्क्विड या ऑक्टोपस या स्क्विड्स की बात करते हैं, तो इनका जो इनकी बाहर सॉफ्ट बॉडी होगी और जो सेल है इनका जो होगा वो बॉडी के अंदर होगा, तो इनको हम सिफेलोपोड्स के अंदर काउंट करते हैं। तो दिस इज मोलस्कस। ठीक है, बात है भाई, क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं हम। चलो, अब पहला कह रहा है कि भाई वेयर डज द ब्रीडिंग ऑफ जाइंट फ्रेश वाटर प्रॉन टेक्स प्लेस। अब भाई बात स्टार्ट हो गई श्रिम्प एंड प्रॉन्स की। ठीक है, अब बात स्टार्ट हो गई है प्रॉन्स एंड श्रिम्प्स की। पहले थोड़ा प्रॉन देखते हैं, फिर थोड़ा श्रिम्प देखते हैं। अब जल्दी बताओ भाई, इन दोनों में कुछ डिफरेंस भी है क्या, या नाम का ही डिफरेंस है। ठीक है, एक सेकंड रुको, थोड़ा पानी पीते हैं, आप आंसर करो इसका जल्दी से। तो भाई आगे आंसर कि जाइंट फ्रेश वाटर प्रॉन ब्रीडिंग कहाँ करता है, रिवर, लेक, एस्टुरिन या सी। अब भाई फ्रेश वाटर की बात कर रहा है, तो रिवर और लेक फ्रेश वाटर है। ठीक है, एस्टुरिन आपका क्या है, ब्रैकिश वाटर है, और सी आपका क्या है, मेरीन वाटर है। ठीक है, तो यहाँ पे सारे ऑप्शन दे रखे हैं। तो भाई फ्रेश वाटर है तो रिवर और लेक्स में ही ब्रीडिंग करना चाहिए ना, पर करता नहीं है ना, पर करता नहीं है। अगर करता होता तो थोड़ा आसान हो जाता, मतलब फ्रेश वाटर में भी हम लोग इजीली प्रॉन्स को ग्रो कर लेते हैं। ठीक है, पर ये भी आपको थोड़ा कोस्टल रीजन की तरफ ज़्यादा देखने को मिलते हैं। क्यों भाई, जब ये फ्रेश वाटर है तो फिर क्यों कोस्टल रीजन की तरफ, क्योंकि प्रॉन्स के लार्वी को, इंपॉर्टेंट बात है, इसकी जो लार्वी है उसको चाहिए होता है ब्रैकिश वाटर। सिर्फ इनिशियल स्टेजेस में ही फ्रेश वाटर प्रॉन को ब्रैकिश वाटर चाहिए होगा इसकी लार्वी को ग्रो करने के लिए। लार्वी एक बार ग्रो कर जाए उसके बाद आप इसको फ्रेश वाटर में रख सकते हो, फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर ये फ्रेश वाटर में इजीली सर्वाइव करेगा। ठीक है, बट लार्वी को क्या चाहिए, ब्रैकिश वाटर चाहिए होगा।
तो ये जो आपका ब्रीडिंग करेगा ये आपका एस्टुरिन कंडीशन में ब्रीड करेगा, जहाँ पे क्या होगा, ब्रैकिश वाटर होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। दिस इज जाइंट फ्रेश वाटर प्रॉन, तो सी ऑप्शन जो है कंप्लीट होगा। इंडिया के अंदर में सबसे ज़्यादा जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका वो यही है आपका कौन सा, सॉरी ये वाला नहीं, जो पीछे वाला था, जाइंट फ्रेश वाटर प्रॉन। ठीक है, जाइंट फ्रेश वाटर प्रॉन का नाम क्या होता है, जाइंट फ्रेश वाटर प्रॉन का नाम होता है मैक्रोब्रैकियम रोजनबर्गी। दिस इज जाइंट फ्रेश वाटर प्रॉन, फ्रेश वाटर प्रॉन। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। उसके अलावा एक इंडियन रिवर प्रॉन भी होता है। ठीक है, जो आपको थोड़ा बहुत क्या होगा, रिवर में देखने को मिलेगा। सबसे ज़्यादा तो जाइंट फ्रेश वाटर प्रॉन देखने को मिलेगा। ठीक है, अब रिवर की बात कर दी तो भाई ये आपको कम जगह देखने को मिलेगा। इसके अलावा एक थर्ड नंबर पे भी आता है जिसको हम कहते हैं क्या, गंगा प्रॉन। तो भाई गंगा वाला प्रॉन है तो ये आपको ऑब्वियस सी बात है कि और भी कम देखने को मिलेगा। बंगाल की साइड में जो गंगा रिवर थोड़ा बहुत जा रही है तो आपको थोड़ा बहुत गंगा रिवर में ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो भाई एम रोजनबर्गी याद रखना जाइंट फ्रेश वाटर प्रॉन का नाम है, आगे भी हम लोग देख लेंगे इसको। ठीक है, और जो सेकंड नंबर पे लिखा है एम मैक्लोमसोनी, दिस इज इंडियन रिवर प्रॉन। ठीक है, ये क्या है, इंडियन रिवर प्रॉन है। ठीक है, तो ये दोनों आपको जो है नाम याद रखने, बाकी नाम आप स्किप कर सकते हो। ठीक है, चाहो तो अगर इतना ही मन कर रहे तो ये भी देख लो, एम निपोनेंस। एम निपोनेंस ये चाइना का प्रॉन है। कहाँ का, चाइना का है। ये एक ऐसा प्रॉन है, देखो भाई रोजनबर्गी तो हर जगह कल्टीवेट किया जाता है। इंडियन रिवर वाला प्रॉन जो है वो आपका मोस्टली इंडिया के अंदर ही कल्टीवेट करते हैं। ठीक है, बाकी हर कंट्री कल्टीवेट नहीं करेगी, इंडिया करेगी या अगल बगल पाकिस्तान बांग्लादेश थोड़ा बहुत कर देंगे, बाकी कंट्रीज कल्टीवेट नहीं करती। और ऐसी निपोनेंस है, इसको सिर्फ चाइना कल्टीवेट करती है, बाकी कंट्रीज कल्टीवेट नहीं करती है। ठीक है, ठीक है, तो भाई ये आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट बातें, दो बातें लिखी हुई है। एक लिखी है भाई जाइंट फ्रेश वाटर प्रॉन, जिसका सबसे ज़्यादा इंडिया में मिलता है कौन सा, मैक्रोब्रैकियम रोजनबर्गी, सबसे इंपॉर्टेंट आपका ये हो गया। सेकंड इंडियन रिवर वाटर प्रॉन कौन से हो गया आपका, मैक्लोन सोनी हो गया। ठीक है, उसके अलावा एक और बताते हैं गंगा प्रॉन, थर्ड नंबर पे जो इंडिया में इंपॉर्टेंट है दैट इज गंगा प्रॉन। गंगा रिवर में देखने को मिलेगा, इसको हम बोलते हैं मैक्रोब्रैकियम गेंगेटिकम, गेंगेटिकम। ठीक है, थर्ड नंबर पे आपको सबसे ज़्यादा इंडिया में देखने को मिलता है। पहला वाला बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, याद कर लेना। ठीक है, ये जो दिख रहा है इतना बड़ा सा, दिस इज फ्रेश वाटर प्रॉन। प्रॉन्स की एक और खास बात है, इनके टोटल नंबर अगर हम लेग्स की बात करते हैं ना, तो दीज आर डेकापोडा, इन पे क्या है, 10 पेयर्स ऑफ लेग है, 10 पेयर्स लेग, 10 लेग है भाई। ठीक है, इसमें कितने लेग हैं, 10 लेग हैं। ठीक है, आर्थ्रोपोडा के अंदर आपका क्या आता है, हेक्सोपोडा आता है। हेक्सोपोडा मतलब आपके 3 पेयर्स ऑफ लेग हैं, 6 लेग हैं, वो आपके क्या आ गए, वो आपके वहाँ पे इंसेक्ट आ जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 10 लेग हैं। 10 लेग में भी ध्यान देना भाई, इसके जो 5 लेग हैं, 1 2 3 4, एक और होता है 5। ठीक है, 5 लेग ये वॉकिंग के लिए होते हैं इसके, और पीछे इसके छोटे छोटे से 5 लेग और होते हैं, 1 2 3 4 5, और ये वाले जो लेग होते हैं ये स्विमिंग के लिए होते हैं। तो याद रखना प्रॉन्स या श्रिम्प में 10 लेग, 10 पेयर्स ऑफ लेग होते हैं। 5 पेयर में 5 पेयर किस लिए, वॉक कर लेगा, और बाकी के पीछे 5 वाले स्विमिंग के लिए जो है इसके लेग होते हैं। और जो सबसे स्टार्टिंग वाले जो होते हैं ना, स्टार्टिंग वाले जो लेग होते हैं, स्टार्टिंग के 1 2 लेग जो होते हैं वो इस तरीके से मॉडिफाई होते हैं जिससे वो फूड को कैप्चर कर सकता है। ठीक है, तो दिस इज अबाउट प्रॉन्स। ठीक है, और इसके अलावा क्या होगा, देखो इसका थोड़ा सा समझ ही लेते हैं ना एक बार, थोड़ा तो टाइम देना पड़ेगा भाई। ये रहा फीमेल प्रॉन। फीमेल प्रॉन क्या होता है, जब इनको ब्रीडिंग करनी होती है तो मेल प्रॉन फीमेल प्रॉन के पास आएगा। पास आने के बाद वो इसके वेंट्रल साइड में, इसके नीचे की तरफ अपने स्पर्म्स को डिपॉजिट कर देगा। अपने इसके स्पर्म जो है थोड़े स्टिकी से होते हैं, इसके नीचे क्या करता है, डिपॉजिट कर देता है, वहीं पे चिपक जाते हैं। उसके 5-6 घंटे बाद फीमेल जो है वो फीमेल गैमेट्स को रिलीज करेगी, और उसके बाद क्या होगा, जैसे फीमेल गैमेट रिलीज हो रहे हैं ये फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ही है, क्योंकि मेल ने इसके अंदर अपने स्पर्म डिपॉजिट नहीं किए, इसकी बॉडी के बाहर ही डिपॉजिट कर दिए, और यहीं पे ये फीमेल भी अपने गैमेट्स रिलीज करेगी और फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। उसके बाद जो फर्टिलाइजेशन के बाद एग बनेंगे वो इसी फीमेल पे चिपके रहते हैं, और ये आपकी कब तक, 20 दिन तक जो है, 28 डिग्री सेल्सियस में जनरली आप कह सकते हो 20 डिग्री, आपका 20 दिन तक ये फीमेल अपने पास ये एग्स रखेगी, और इन एग से फिर क्या होगी, हैचिंग होगी। तो 20 दिन जो है इसके एग को हैच करने में लगभग लग जाते हैं, और एग से निकलेगा क्या, लार्वी। और हमने अभी कहा कि भाई लार्वी या इनिशियल स्टेज में इसको ब्रैकिश वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रेश वाटर प्रॉन्स। ठीक है भाई, तो इतना थोड़ा ध्यान में रखना। तो चलो ये तो मैंने आपको बता दिया कि भाई इंक्यूबेशन पीरियड क्या है एम रोजनबर्गी, जिसको हम जाइंट फ्रेश वाटर प्रॉन को कहते हैं, क्या है उसका, 20 दिन है। और ऑप्टिमम टेम्परेचर ये एग के लिए तो ठीक है, बट जनरली जो हम प्रॉन्स को ग्रो करते हैं फ्रेश वाटर वाले को, उसके लिए भी जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो 28 डिग्री सेल्सियस ही है। ठीक
ठीक है। तो याद रखना भाई, कार्ब्स के केस में भी यही टेम्परेचर था और आपका फ्रेश वाटर प्रॉन्स के केस में भी 28 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है, ये आपका गर्म टेम्परेचर है, मतलब वार्म कंडीशन में हम इसको जनरली क्या कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, What is primarily constant of the batch system in aquaculture related to individual growth। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या कहने वाला है, बैच सिस्टम को समझ आ रहा है, व्हाट इज बैच सिस्टम। देखो प्रॉन को कल्चर करने के ना थोड़े अलग अलग तरीके होते हैं। एक को हम बोलेंगे क्या कॉन्टिन्यूस सिस्टम, और एक को हम बोलेंगे क्या बैच सिस्टम। ठीक है, कॉन्टिन्यूस सिस्टम में हम क्या करते हैं, मान लो ये हमारा पॉन्ड है, एक तरफ से हम लोग छोटे छोटे प्रॉन्स डालते रहते हैं और दूसरी तरफ से हम बड़े बड़े प्रॉन्स को निकालते रहते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे लगातार कॉन्टिन्यूस चलता जा रहा है कि हम एक तरफ से क्या कर रहे हैं, हमने मान लो कुछ प्रॉन्स, छोटे छोटे प्रॉन्स को अभी डाल दिया। ठीक है, फिर एक दो हफ्ते बाद हमने कुछ प्रॉन्स को फिर से डाल दिया, फिर कुछ हफ्ते बाद हमने फिर प्रॉन्स को डाल दिया, मतलब लगातार हम बीच बीच में रुक रुक के यहाँ पे प्रॉन्स को भरते रहेंगे और जैसे जैसे वो बड़े हो रहे हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ से प्रॉन्स को निकालते भी रहेंगे। तो इससे फायदा क्या हो रहा है भाई, कि आपको कॉन्टिन्यूअस प्रोडक्शन मिलता जा रहा है, बार बार आप प्रॉन्स को जो है हार्वेस्ट कर सकते हो, निकाल सकते हो। पर इससे कुछ नुकसान भी है। क्या नुकसान होगा, एक तो भाई पूरे साल आपको इस पॉन्ड के अंदर वाटर चाहिए ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमेशा प्रॉन जो है वो प्रेजेंट है, पड़ा ही है। आपने एक बार में सारे हार्वेस्ट नहीं किए, जैसे जैसे वो बड़े होते जा रहे हैं आप उनको हार्वेस्ट करते चल रहे हो। तो एक तो वाटर अवेलेबिलिटी चाहिए पूरे साल। दूसरा भाई पूरे साल पॉन्ड में पानी भरा है। ठीक है, अब आप वहाँ पे बैठे नहीं हो कि आप हर एक चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान दे रहे हो। बीच में मानसून आएगा, बारिश आएगी, तो अगल बगल से हो सकता है पानी आ जाए, या फिर हो सकता है कि इसके कुछ कॉम्पिटिटर्स जो हैं, कॉम्पिटिटर्स या प्रीडेटर्स वगैरह, वो धीरे धीरे इस पॉन्ड में ग्रो करना स्टार्ट कर जाए, क्योंकि भाई बहुत टाइम तक यहाँ पे पॉन्ड में पानी भरा है, आप ना इसको खाली कर पा रहे हो ठीक से, ठीक है ना, आप कुछ कर पा रहे हो। तो ये दिक्कत होती है कि भाई कॉम्पिटिटर आते हैं और पानी लगातार गंदा हो रहा है, आप बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली वाटर भी यहाँ पे चेंज नहीं कर पाते हो। तो ये थोड़ा दिक्कत है बैच सिस्टम के साथ, तो इन्होंने सॉरी कॉन्टिन्यूस सिस्टम के साथ। फिर ये एक लेके बैच सिस्टम, अब इन्होंने यहाँ पे क्या किया, इन्होंने एक बार में सारे जो भी प्रॉन इनको रखने, जो भी स्टॉकिंग करनी है एक बार में कर दी। ठीक है, जितने पोस्ट लार्वी डालने हैं, ठीक है, प्रॉन के इसमें हम लोग पोस्ट लार्वी वर्ड यूज़ करते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, हमने जितने भी लार्वी वगैरह जो डालने हैं, जो भी हमें प्रॉन्स को रखने हैं, एक बार में हमने सारी स्टॉकिंग कर दी बैच सिस्टम में। और हार्वेस्टिंग भी हम लोग सिर्फ एक ही बार में कर देंगे, झंझट खत्म, बार बार करने वाली प्रॉब्लम खत्म होगी। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पे इससे क्या होगा, आपका पॉन्ड आप एक ही बार में पूरा खाली कर ले रहे हो, तो फिर आप उसको एकदम पूरा सुखा सकते हो, जो भी मैनेजमेंट करना है आप प्रॉपर कर सकते हो, तो कॉम्पिटिटर्स प्रीडेटर ग्रो नहीं हो पाते। ठीक है, वाटर क्वालिटी भी यहाँ पे आप ठीक मेंटेन कर सकते हो। पर कह रहे कि भाई इसमें दिक्कत है कुछ ना कुछ, और वो दिक्कत क्या है, एक कह रहे कलिंग हार्वेस्टिंग ऑफ प्रॉन, ठीक है, दूसरा कह रहे हेट्रोजिनस इंडिविजुअल ग्रोथ, तीसरा कह रहा है यूनिफॉर्म इंडिविजुअल ग्रोथ या यूनिफॉर्म ग्रोथ रेट, चौथा कह रहा है कि वाटर की अवेलेबिलिटी पूरे साल हो। देखो भाई कलिंग हार्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है, देखो इसमें बैच सिस्टम में सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे क्या आने वाली है, सबसे बड़ी जो दिक्कत है प्रॉन्स की कल्चर के साथ वो ये है कि इनका ग्रोथ रेट इज डिफरेंट। ग्रोथ रेट क्या है इनका, डिफरेंट होता है। ठीक है, ग्रोथ रेट विल बी डिफरेंट। हर प्रॉन एक साइज का ग्रो नहीं करता। जैसे प्रॉन 40 ग्राम से बड़ा होने लगता है हम उसको हार्वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, पर ऐसा नहीं है कि आपको कि भाई 6 महीने बाद सारे 40 उसके हो जाएंगे, 40 ग्राम के हो जाएंगे, नहीं होते। कुछ अभी भी 20 ग्राम के होंगे, कुछ अभी भी 30 ग्राम के होंगे, कुछ 50 ग्राम के होंगे, कुछ 60 ग्राम के होंगे। प्रॉन्स का ग्रोथ रेट सबका अलग अलग हो जाता है। भले आप इतने सब एक साथ डाले थे, उस टाइम पे एक ही एज थी उनकी, पर बड़े होते होते इनका ग्रोथ रेट सबका अलग है। कोई 30 ग्राम का है, कोई 40 ग्राम का है। तो आप इनको हार्वेस्ट नहीं कर सकते, इनको हार्वेस्ट नहीं कर सकते, सिर्फ बड़े वाले प्रॉन्स को ही हार्वेस्ट करना है हमें। ठीक है, तो यहाँ पे दिक्कत है कि हमने एक साथ सारे प्रॉन्स को हार्वेस्ट कर लिया, तो यहाँ 20 और 30 ग्राम वाले भी हार्वेस्ट हो गए। अब इनका क्या है, इनका मार्केट वैल्यू नहीं मिलने वाली। ठीक है, ये आपका यहाँ पे नुकसान हो गया। तो दिस इज यहाँ पे क्या है, नुकसान हो गया। कलिंग हार्वेस्टिंग का मतलब क्या है कि भाई जैसे जैसे आपके प्रॉन बड़े होते जा रहे हैं, मतलब मान लो 20 ग्राम का हुआ, 30 ग्राम का हुआ, 40 ग्राम का हुआ, कलिंग हार्वेस्टिंग मतलब हम लोग सिलेक्टिव हार्वेस्टिंग करेंगे, सिर्फ 40 ग्राम वाले प्रॉन्स को ही हम निकालेंगे। अब जब ये 30 ग्राम वाला वापस 40 ग्राम का होगा तभी हम इसको निकालेंगे। ठीक है, मतलब सिलेक्टिव हार्वेस्टिंग करेंगे, तो डैट इज कलिंग हार्वेस्टिंग। कि जैसे जैसे प्रॉन बड़े होते जा रहे हैं हम सिर्फ बड़े वाले प्रॉन्स को हार्वेस्ट कर रहे हैं, डैट इज कलिंग हार्वेस्टिंग। तो ये तो हम लोग कलिंग हार्वेस्टिंग तो हम इसमें करते ही नहीं है, करते तो ये वाली प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जानी थी। ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। सेकंड कह रहे हैं हेट्रोजीनस इंडिविजुअल ग्रोथ, और यही आपका आंसर होगा कि सबका ग्रोथ रेट क्या है, अलग है। इसको HIG भी कहते हैं कि हेट्रोजीनस इंडिविजुअल का हर का ग्रोथ रेट इज डिफरेंट, दैट इज हेट्रोजीनस ग्रोथ रेट। ठीक है, तो ये दिक्कत है यहाँ पे कि एक साथ आप सबको हार्वेस्ट नहीं कर सकते, जो जो बड़े होते जा रहे हैं उनको हमें पहले हार्वेस्ट करना है, दैट इज कलिंग हार्वेस्टिंग की जरूरत है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, आपके 2 हो गए, एक हो गया आपका क्या, ठीक, यहाँ पे राइट आंसर क्या चला गया आपका, बी ऑप्शन जो है यहाँ पे हेट्रोजीनस इंडिविजुअल ग्रोथ की दिक्कत जो है बैच सिस्टम में देखने को मिलेगी। ठीक है, तो बात कर ली भाई हमने कि कॉन्टिन्यूस सिस्टम क्या होता है, रेगुलर स्टॉकिंग करे जा रहे हैं और रेगुलर कलिंग करे जा रहे हैं, निकालते जा रहे हैं।
बैच सिस्टम की बात कर ली कि एक ही बार स्टॉक करें और एक ही बार सब हार्वेस्ट कर लेंगे, पर दिक्कत है आपकी ये वाली कि भाई सबका ग्रोथ रेट अलग है, तो एक बार में हार्वेस्ट क्यों किया आपने। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, इन दोनों को मॉडिफाई कर दिया, मतलब इन दोनों को एक साथ कंबाइन कर दिया कि आप स्टॉकिंग तो एक बार कर दो, स्टॉकिंग तो आप एक बार कर दो, पर हार्वेस्टिंग आप क्या करो, एक बार में मत करो। जैसे जैसे प्रॉन बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे हार्वेस्ट करना है, ठीक है। कलिंग हार्वेस्टिंग करनी है हमें। जो प्रॉन बड़ा साइज का हो गया उसको पहले हार्वेस्ट कर लिया, तो प्रॉब्लम यहाँ पे हमारी क्या हो गई, दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कि एक बार आपने प्रॉन डाला, पर हार्वेस्टिंग हम लोग क्या करेंगे, जैसे जैसे वो बड़े हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हार्वेस्ट कर लेंगे, ठीक है। तो 3 सिस्टम है इसके कल्चर के, कॉन्टिन्यूस सिस्टम, बैच सिस्टम एंड कंबाइंड सिस्टम। आगे बात समझ, चलो जल्दी बताओ, भी 2000 क्वेश्चन और हैं। विच श्रिम्प स्पीसीज इज कल्टिवेटेड द मोस्ट इन इंडिया, इंडिया के अंदर श्रिम्प सबसे ज़्यादा कल्टीवेट कौन सा करते हैं, टाइगर श्रिम्प, इंडियन श्रिम्प, व्हाइट लेग श्रिम्प या ब्लैक टाइगर श्रिम्प। देखो भाई यहाँ पे क्या था कि आपके अगर हम पहले की बात करते हैं, 90s की बात करते हैं, 1990 की बात करते हैं, सबसे ज़्यादा जो इंडिया के अंदर प्रॉन श्रिम्प कल्चर होता था डैट वाज टाइगर श्रिम्प, सबसे ज़्यादा इसका यही था, ठीक है। टाइगर ही था ये, इंडिया में किंग था, सब इसको ग्रो कराते थे, ठीक है। पर फिर क्या हुआ 1994 1995 उस टाइम पे यहाँ पे एक डिसीज आती है, ठीक है, आपके यहाँ पे एक वायरल डिसीज आती है, वाइट स्पॉट वायरल डिसीज। कौन सी, वाइट स्पॉट सिंड्रोम, वाइट स्पॉट सिंड्रोम डिसीज। तो एक वाइट स्पॉट यहाँ पे एक डिसीज आती है, और इस डिसीज की वजह से बहुत सारे क्रस्टेशियन का नुकसान हो गया, या आप कह सकते हो बहुत सारे टाइगर प्रॉन्स को क्या हो गया, नुकसान हो गया, बहुत ज़्यादा लॉस हो गया, ठीक है। अब फार्मर्स को बहुत नुकसान होने लगा, इतनी अच्छी स्पीसीज थी ये, बहुत अच्छा ग्रोथ रेट वगैरह था, पर अब नुकसान हो गया। भाई अब नुकसान हो गया तो फिर फार्मर ने इस बेचारे को ग्रो कराना क्या किया, बंद किया। और फिर कुछ टाइम बाद क्या हुआ, इंडिया के अंदर एक प्रॉन को इंट्रोड्यूस कराया गया, कि एक्जोटिक स्पीसीज है फॉरेन की, जिसको इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस कराया गया, और अब उसी का सबसे ज़्यादा कल्चर जो है वो कराया जाता है, डैट इज़ वाइट लेग श्रिम्प। तो सी ऑप्शन पता था तो वेल एंड गुड, क्योंकि भाई ये तो बहुत इंपॉर्टेंट और बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। तो सी ऑप्शन जो है यहाँ पे राइट आंसर जाएगा, ठीक है। तो अभी भी एक दो चीज़ें हैं जो आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए। तो भाई वाइट स्पॉट सिंड्रोम वायरस यहाँ पे आया था, जिस वजह से क्या हुआ, यहाँ पे आपका जो टाइगर श्रिम्प था उसका कल्चर करना कम हो गया, और 2007 तक आते आते आपका जो वाइट लेग श्रिम्प है उसका जो कल्चर है वो बढ़ गया, ठीक है। तो ये आपको नाम बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, यहाँ पे टाइगर प्रॉन या ब्लैक टाइगर श्रिम्प जो है एक ही बात है, इट इज़ पेनेस मोनोडोन। पहले यही राज करता था, यही डोन था हर चीज़ का, ठीक है, बट बाद में ये चेंज हो गया। इसकी भाई ग्रोथ रेट बहुत अच्छी है, वाइड अडेप्टिबिलिटी शो करता है। आपका टाइगर प्रॉन से क्वेश्चन आया हुआ है एक, अभी मैं बताता हूँ क्या क्वेश्चन आया था। वाइड अडेप्टिबिलिटी शो करता है भाई, एक वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को झेल सकता है, ठीक है, कूल टेम्परेचर वार्म टेम्परेचर दोनों को झेल लेता है। वाइड रेंज ऑफ सेलिनिटी को भी टॉलरेट कर सकता है ये, ठीक है, ब्रैकिश वाटर वाले हैं, पर ये 75 पीपीटी तक सेलिनिटी को झेल जाता है, ठीक है, मतलब काफ़ी अच्छा था, इसलिए फार्मर इसको ग्रो करते थे। उसके अलावा एक इंडियन वाइट प्रॉन भी है जिसका नाम क्या है, पेनस इंडिकस, और एक आगे आपका क्या, पैसिफिक वाइट श्रिम्प या फिर वाइट लेग श्रिम्प, ठीक है। और ये आपका क्या हो गया, लिटोपिनस वेनेमाई, ये आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका अभी इंडिया में मोस्ट कल्चर जो है कराया जाता है, ठीक है। तो ये आपको तीनों साइंटिफिक नेम जो है यहाँ पे ध्यान में रखने हैं। विच प्रॉन स्पीसीज हैज द फास्टेस्ट ग्रोथ रेट, ये आपका इसी तरीके से कुछ क्वेश्चन आया हुआ है आपके एग्जाम में, यही पूछा था कि भाई फास्ट इन सब में से फास्टेस्ट ग्रोथ रेट किसका होगा, है ना। ऑप्शन ये नहीं थे, ऑप्शन उसमें अलग थे, ठीक है, बट क्वेश्चन आपका इसी के रिगार्डिंग था। तो भाई वाइट लेग श्रिम्प का भी सबसे ज़्यादा हम लोग क्या करा रहे हैं, प्रोडक्शन करा रहे हैं वाइट लेग श्रिम्प या पैसिफिक वाइट श्रिम्प, ठीक है। पर इंडिया के अंदर कल क्या पूछा है, फास्टेस्ट ग्रोथ रेट की बात करें तो भाई डैट वाज ओनली जाइंट फ्रेश, सॉरी ये टाइगर श्रिम्प, ठीक है, डैट वाज ओनली योर टाइगर श्रिम्प है, जो पहले सारे फार्मर कल्टीवेट कराते थे, बिकॉज इट इज़ फास्टेस्ट ग्रोथ रेट अमॉन्ग ऑल श्रिम्प, फास्टेस्ट ग्रोथ रेट है अमॉन्ग ऑल द श्रिम्प्स, ठीक है। तो ये टाइगर जो है डॉन है, ग्रोथ के मामले में भी अभी भी डॉन ही है, ठीक है। तो सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट जाएगा। तो भाई याद रखना आपका पेनस मोनोडोन कौन है, टाइगर प्रॉन है, एक वाइड रेंज ऑफ, ये क्या करता है, वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड सैलिनिटी को टॉलरेट कर सकता है, 5 से 6 महीने के अंदर ये 100 ग्राम तक का साइज अटेंड कर सकता है। हम लोग जनरली जब प्रॉन्स की हार्वेस्टिंग की बात कर रहे थे तो हम क्या कर रहे थे, हम कहते बस एक बार के लिए 40 ग्राम का हो जाए, कुछ होना हो 40 ग्राम से ऊपर हो जाए हम लोग हार्वेस्ट कर लेंगे, और ये तो भाई उसके डबल साइज का तक ग्रो कर जाता है, ठीक है। फूड कन्वर्जेशन रेशियो की अगर हम बात करेंगे तो प्रॉन्स के केस में आपको 1.2 से 1.8:1 के आसपास मिलेगा, मतलब अगर आप उसको 1.8 ग्राम का फीड दे रहे हो तो उससे उसकी बॉडी में जो वेट गेन है वो 1 ग्राम के आसपास क्या है, वेट गेन होगा। तो फूड कन्वर्जन रेशियो जो है प्रॉन का वो काफ़ी अच्छा होता है। फिर सेकंड नंबर पे क्या आ गया अपना वाइट लेग श्रिम्प, जो सेकंड नंबर पे होगा ग्रोथ रेट के मामले में भले, ठीक है,
मतलब ग्रोथ रेट भले इसका कम हो, पर इंडिया में सबसे ज़्यादा कल्चर जो है इसी का करते हैं भाई। एक तो पैसिफिक वाइट श्रिम्प पे फॉरेन से इंट्रोड्यूस कराया गया। पैसिफिक ओशन है, ठंडी जगह है, तो ये ठंडी टेम्परेचर को टॉलरेट जो है कर जाता है। और फिर क्या बोला, ग्रोथ रेट थोड़ा सा हालांकि कम है, 3 ग्राम के आसपास क्या है इसका पर वीक के हिसाब से ग्रोथ रेट यहाँ पे कम है। पर उसके हिसाब से ग्रोथ रेट कम है तो हमें इसको फीड भी जो है बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा कम ही देना पड़ता है। और एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात बच गई यहाँ पे, क्या, स्पेसिफिक पैथोजन फ्री प्रॉन्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। स्पेसिफिक पैथोजन फ्री ब्रूड स्टॉक इज अवेलेबल फॉर आपका पैसिफिक वाइट श्रिम्प। मतलब ऐसे ऐसे यहाँ पे आपको श्रिम्प्स मिल जाएंगे जिन पे कई सारी डिसीजेस का अटैक नहीं होगा। ठीक है, जैसे कौन सी डिसीज थी, वो वायरस वाली डिसीज थी, वो टाइगर श्रिम्प को लग रही थी, टाइगर श्रिम्प का खात्मा हो गया। ठीक है, पर स्पेसिफिक पैथोजन फ्री अगर हम लेके आ गए वाइट लेग श्रिम्प को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे क्या होगा, ये बच जाएंगे आपके, क्योंकि ये उस डिसीज के लिए क्या है, पैथोजन फ्री है, वो डिसीज इनको नहीं लगती। तो ये भी याद रखना कि स्पेसिफिक पैथोजन फ्री ब्रूड स्टॉक अवेलेबल होगा किसका, पी वेनेमी का या वाइट लेग श्रिम्प का। ठीक है, डेट वाज ऑल अबाउट श्रिम्प। बस अब 1 या 2 क्वेश्चन बचे हैं, इनको भी कंप्लीट कर लेते हैं ना, क्रस्टेशियन एक बार में ही कंप्लीट करना चाहते हैं हम। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ मड क्रैब, भाई मड क्रैब का साइंटिफिक नेम यहाँ पे क्या होगा आपका। ठीक है, तो ये तो चलो आपको याद करना है, तो मैं टेबल जो है आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो साइला सेरेटा इज साइंटिफिक नेम ऑफ मड क्रैब है ना, इंपॉर्टेंट है, आपको ये भी थोड़ा सा पता होना चाहिए। ठीक है, तो दिस इज फ्रेश वाटर क्रैब्स, कुछ फ्रेश वाटर में रहते हैं और कुछ रिवर की तरफ भी देखने को मिलते हैं, जो आपके क्या हो गए, फ्रेश वाटर हो गए, और कुछ ओशन वाले भी हैं। ठीक है भाई, क्रैब की एक खास बात है, क्रैब ने अपने आप को अडॉप्ट कर लिया है टेरेस्ट्रियल लाइफ के लिए। मतलब जरूरी नहीं कि पानी में रहे, ये आपका थोड़ा पानी से दूर लैंड में भी रह सकता है, इस हिसाब से अडॉप्ट हो चुका है। ठीक है, तो पहले तो भाई इंडियन फ्रेश वाटर क्रैब का नाम आपको याद रखना है, बी क्यूनिक्यूलेरिस। ठीक है, तो पहला तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। उसके अलावा भी कुछ फ्रेश वाटर प्रॉन्स क्रैब्स यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, कभी खाया हुआ होगा तो आप लोगों ने, हो सकता है नहीं खाया होगा, तो खाना कभी मौका मिले। ठीक है, वेजिटेरियन हो तो वेल एंड गुड। मरीन क्रैब्स, ठीक है, मरीन क्रैब्स में देखो भाई मड क्रैब इज इंपॉर्टेंट। मड क्रैब का नाम याद रखना भाई, साइला सेराटा सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मड क्रैब, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा 3 स्पॉट स्विमिंग क्रैब, भाई इस प्रॉन्स में इस तरीके से 3 स्पॉट होते हैं इसकी बॉडी के ऊपर। ठीक है, 3 स्पॉट कहाँ है, इसकी बॉडी के ऊपर 3 स्पॉट आपको देखने को मिलेंगे, तो इसको हम लोग 3 स्पॉट स्विमिंग क्रैब बोलते हैं यहाँ पे। ठीक है, और उसके अलावा एक ब्लू स्विमिंग क्रैब भी होता है यहाँ पे। तो ये आपको क्या करना है, थोड़े से बस नाम ध्यान में रखने, स्पेशली ग्रीन वाले जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एम्पीडा की भी बात लिखिए, आपको आगे भी एक बार मैं एम्पीडा बताऊंगा, क्योंकि अभी आपको मैंने इंस्टीट्यूट्स के बारे में बताना है, अभी मैंने आपको स्टेट फिश के बारे में बताना है, तो वो चीज़ें भी हैं। पर एम्पीडा भाई याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आता है आपका, एफओ में भी, आई थिंक इस बार भी एफओ में पूछा था आपका एम्पीडा क्या होता है, और आरआरबी एसओ में भी पूछा था। तो एम्पीडा इज मेरीन प्रोडक्ट एक्सपर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो 1972 में इस्टेब्लिश करी गई थी। ठीक है, आपका डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट के अंडर ये इस्टेब्लिश करी गई थी, है ना। बाद में चलो मैं आपको इसके बारे में और डिस्कस करूंगा। अगर आपको इसकी फुल फॉर्म भी पता है ना, और ये ईयर याद है, तब भी क्वेश्चन हो जाता है। वो अगर आपसे पूछते हैं कि भाई मेरीन प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट करना है, ठीक है, तो कौन करेगा, अब वहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा अगर फुल फॉर्म एम्पीडा की नहीं पता है। अगर फुल फॉर्म भी पता है फिर भी काम चल जाता है। ठीक है, चलो एम्पीडा हम आगे एक बार डिस्कस करेंगे। बस एक क्वेश्चन और बचा, करेंगे व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ पेनिल्यूरिस होमेरस फाउंड इन अवर कोस्टल वाटर्स। ठीक है, अब भाई लॉबस्टर्स बच गए। लॉबस्टर की सबसे खास बात क्या है कि ये बहुत ज़्यादा प्राइस्ड क्रस्टेशन है ना, मोस्ट वैल्यूड क्रस्टेशन, या आप कह सकते हो कि बहुत हाईली वैल्यूड या हाईली प्राइस्ड। बड़ा महंगा आता है, अगर आप इसको खाने जाओगे तो मार्केट में, रेस्टोरेंट में बहुत महंगा आएगा। क्यों, बिकॉज इट हैज़ अ वेरी स्लो ग्रोथ रेट। लॉबस्टर का क्या होता है, ग्रोथ रेट बहुत ही कम होगा, ग्रोथ रेट 3 साल में जाके ये आपका क्या होता है, हार्वेस्टिंग के लिए रेडी होता है। ठीक है, तो इसलिए ये काफ़ी महंगा भी आता है। आपने कहानी सुनी होगी, कहानी एक मिथ सुना होगा कि भाई लॉबस्टर जो है वो पूरी लाइफ टाइम एक साथ ही रहते हैं। ठीक है, आपने सुना होगा कुछ वेब सीरीज, फ्रेंड वेब सीरीज में नहीं सुना कि भाई लॉबस्टर क्या होते हैं, ये आपका पूरी लाइफ टाइम एक साथ में ही रहते हैं, पार्टनर जो इनका होगा पूरी लाइफ टाइम एक ही पार्टनर होता है। ठीक है, आपने ये सुना होगा, पर एक बात बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होता। लॉबस्टर हर 2 हफ्ते में अपने पार्टनर्स को क्या करते हैं, चेंज करता रहता है। ठीक है, तो ये एक मिथ ऐसा फैला हुआ है। क्वेश्चन क्या है हमारा कि भाई आपका ये पी होमेरस है, जो आपका मोस्ट कॉमनली जो है आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो आपका कौन सा लॉबस्टर होगा, तो भाई लॉबस्टर के यहाँ पे आपको साइंटिफिक नाम जो है वो बस याद कर लेने हैं। ठीक है, तो आपका स्केलोपोड वाला जो है आपका मोस्ट कॉमन होता है। स्केलोपोड हमने मेंशन किया हुआ है ऑप्शन में, हाँ है ना, आपका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा आपका। ठीक है, हाँ ठीक है, तो स्केलोपोड स्पाइनी लॉबस्टर जो है आपको सबसे कॉमन देखने को मिलता है, तो आपको इसका नाम पी होमेरस, ये इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखना ही है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, स्केलोपोड वाला हो गया। उसके अलावा ये आपका ऑर्नेट स्पाइनी लॉबस्टर है, और इसके अलावा एक और आता है जिसको हम स्लिपरी लॉबस्टर भी कहते हैं, थोड़ा स्लीपर जैसा ही दिख रहा है ना, स्लीपर जैसा।
ठीक है, दिस इज नॉन एज स्लीपर लॉबस्टर। ठीक है, उसके अलावा ग्रोथ मैंने आपको बता दी कि भाई 3 साल से भी ज़्यादा इसकी ग्रोथ रेट को लग जाते हैं। अब भाई ये तो हमारे हुई लॉबस्टर की बात। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट क्या करेंगे, इंस्टीट्यूट्स। इंस्टीट्यूट्स आगे एक आएगा आपका स्टैट फिश। ठीक है, 2 चीज़ें पहले आ जाएंगी, स्टैट फिश हम पहले देखेंगे, उसके बाद आई थिंक हम इंस्टीट्यूट देखेंगे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे प्रोसेसिंग की, फिश प्रोसेसिंग एंड इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग क्या होता है आपको पता होना चाहिए। इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग, इस बार इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन आए तो भाई डेफिनेशन पता होनी चाहिए इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग क्या होता है। कंपोजिट फिश कल्चर क्या होता है, डेफिनेशन पता होनी चाहिए। और एक बचता है आपका एक्वापोनिक्स क्या होता है, एटलीस्ट ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा क्या है, बस इतना ही बचा है वाया फिशरीज में पार्ट आपका, बाकी मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो है कवर हो चुकी हैं। उसके अलावा हम लोग क्या करेंगे, लगेगा कि भाई कुछ 1-2 चीज़ें अगर बच गई हैं तो उसको भी देख लेंगे यहीं पे हाथ। ठीक है, बट आपका मोस्टली जो फिश है वो आपका जो है इसके बाद जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो बस आपका यही बचा हुआ है भाई। अच्छा, एक चीज़ तो रह गई भाई, है ना, एक चीज़ तो रह गई। अच्छा, 2 लेक्चर लगा लेंगे फिर हम। फिश में गियर्स एंड बोट्स, ये भी तो इंपॉर्टेंट है, आरआरबीएसओ का क्वेश्चन इस बार का यहीं से तो बना है, गियर से। तो अच्छा, पहले हम गियर्स एंड बोट्स के रिगार्डिंग देख लेंगे, उसके अलावा इंस्टीट्यूट स्टेट फिश प्रोसेसिंग, फिर भी ये पूरा एक ही क्लास का काम है, ये बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, और आपका फिर क्या बचा, ये भी आपका कुछ ज़्यादा नहीं है, इसमें बस डेफिनेशन ही तो देखनी है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, आपको मोस्ट प्रोबेबली ये आपका नेक्स्ट क्लास में हो सकता है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, बाकी फॉलो करते रहो और शेयर कर दिया करो यार वीडियो वगैरह भी। ठीक है, चलो ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। और हेल्पफुल रहा करे सेशन तो थोड़ा बता दिया करो।